सुहाग रात की पीड़ा। आज आकाश और वैभवी की शादी है। घर में बड़ी ही चहल पहल है। आकाश की माँ ने उसे देख कहा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या बात है, तू अब भी उस बात के बारे में सोच रहा है? देख आकाश, भूल जा इस बात को। और बाबूजी ने तुझे यदि उदास देख लिया ना, तो उनका मन भी दुखी हो जाएगा। और तू तो पहले से ही जानता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आकाश बेमन से तैयार हुआ। बारात गार्डन जाने के लिए निकल चुकी थी। सभी बाराती नाचने गाने में व्यस्त थे। आकाश नीरस सा घोड़ी पर बैठा हुआ था। कभी फूफा मौसा की नज़र पड़ती तो मुस्कुरा देता और कुछ पल बाद ही फिर होठों से मुस्कान गायब हो जाती। स्टेज पर वैभवी लाल जोड़े में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वैभवी की सहेलियां और मेरी चचेरी बहनें उसे छेड़ रही थीं। आकाश ने एक बार भी नज़र उठाकर वैभवी को नहीं देखा। वैभवी को आकाश का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आकाश ने जब से रिश्ता पक्का हुआ है, तब से उसने उसे प्यार भरी नज़रों से एक बार भी नहीं देखा। कभी कभी वैभवी को लगता है कि आकाश इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने इस बारे में अपनी माँ से भी बात की तो माँ ने कहा, अरे हम उसे बचपन से जानते हैं, वो थोड़ा अंतर्मुखी है। ऐसे स्वभाव के लोगों को घुलने मिलने में समय लगता है। वैभवी को भी अपनी माँ की बातें सही लगती। वैभवी के पिता और आकाश के पिता बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव से थे, पर लक्ष्मी जी की कृपा से आकाश के पिता का बिजनेस चल निकला और वह शहर चले गए। पर दोनों की दोस्ती कम नहीं हुई। गर्मियों की छुट्टियों में भी अधिकतर गांव आते। बचपन में आकाश भी उनके साथ आता था। वैभवी और वे दोनों साथ खेलते और लड़ते थे। फिर धीरे धीरे आकाश का अपने माता पिता के साथ आना कम हो गया, क्योंकि वो कॉलेज में फिर नौकरी में व्यस्त हो गया। पर गांव में उसकी सहेलियां उसे आकाश के नाम से चिढ़ाती। आकाश का नाम सुनते ही वैभवी के गाल शर्म से लाल हो जाते। समय बीतता गया। एक बार आकाश के माता पिता गांव आए और वैभवी के माता पिता से रिश्ते की बात कर गए। वैभवी के तो दिल के अरमान पूरे हो गए थे। उसी समय वैभवी ने ना जाने सपने बुन डाले थे। स्टेज पर भी वैभवी और आकाश साथ बैठे थे, पर आकाश वहां होकर भी वहां नहीं था। फोटोग्राफर ने नवविवाहित जोड़े को रोमांटिक फ़ोटो खिंचवाने को कहा। आकाश ने 2-3 फ़ोटो खिंचवाए और फिर फ़ोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। वैभवी हैरान सी आकाश को देख रही थी। उसे लगा कि ये शायद शादी के पहले की बेचैनी है, जैसे उसे हो रही हो, इसलिए आकाश ऐसा व्यवहार कर रहा हो। खैर, शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद विदाई हुई। विदाई के समय वैभवी अपने माता पिता के सीने से लग कर रोई। अगले दिन सुबह वैभवी अपने ससुराल पहुंच गई। उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। सारी रस्मों में सारा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। सुहागरात के लिए आकाश के बड़े भाई ने उसके लिए समंदर के किनारे एक 5 स्टार होटल बुक किया था। उनके बार बार कहने पर आकाश और वैभवी होटल पहुंच गए। होटल बड़ा आलीशान था। आकाश ने वैभवी को रूम की चाबी देकर कहा, तुम चलो, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। जैसे ही वैभवी ने कमरे में प्रवेश किया, कमरे की सजावट देखकर बहुत ही खुश हुई। चारों तरफ फूलों की सजावट की गई थी। वैभवी पलंग पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। वो बेसब्री से आकाश का इंतज़ार करने लगी, पर आधा घंटा होने को आ गया। वो अब तक नहीं आया। कुछ देर बाद आकाश कमरे में आया और कुछ ना कहे वॉशरूम में चला गया और कपड़े बदल कर आया। फिर आकर वैभवी के पास आकर बैठ गया। दोनों में मौन पसरा हुआ था। आकाश ने कहा, तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही? जाओ तुम चेंज कर लो। आकाश के कहने पर वैभवी ड्रेस चेंज कर सलवार कमीज पहनकर आ गई। दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया। आकाश अब भी चुप चुप सा ही था। बस वैभवी ही थोड़ा बहुत बोले जा रही थी। कुछ देर बाद वैभवी पलंग पर जाकर बैठ गई। आकाश भी उसके पास आकर बैठ गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे।
दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। आकाश ने वैभवी को बाहों में भर लिया। वैभवी भी आकाश की होने को आतुर थी, पर अचानक से ही आकाश ने उसे दूर छिटक दिया और बोला, मुझसे नहीं हो पाएगा, और नम आंखों से कमरे से बाहर चला गया। वैभवी उसे देखती रह गई। आकाश जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। वैभवी कमरे में बैठे आंसू बहाती रही। सोचने लगी, सब कुछ जानने के बाद भी मैंने ये शादी की। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद आकाश कमरे में आया और वैभवी से बोला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। वैभवी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आकाश ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, और वैभवी का हाथ पकड़ उसे होटल से बाहर समंदर के किनारे ले गया और बोला, बैठो यहाँ, आज मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। इसके बाद फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव झूठ से नहीं रखी जा सकती। वैभवी ने नम आँखों से आकाश की तरफ देखा। आकाश ने कहा, बात आज से 2 साल पहले की है। मैं उस समय कॉलेज से MCA कर रहा था। मेरा एक दोस्त था विनय। विनय बहुत ही अच्छा गाना गाता था। कभी कभी कोई छोटा मोटा इवेंट होता तो उसे लोग गाना गाने बुला लेते थे। उस दिन एक नए साल की पार्टी में उसे किसी सोसाइटी फंक्शन में गाना गाने जाना था। उसके कहने पर भी मैं भी उसके साथ चला गया। पार्टी शुरू हो चुकी थी। मेरा फ्रेंड स्टेज पर गाना गा रहा था और मैं टेबल पर बैठ एंजॉय कर रहा था। तभी एक लड़की उसके साथ गाना गाने लगी। उस लड़की की आवाज़ ने वहाँ बैठे हर शख्स के दिल को छू लिया। मैं तो उसे निहारता ही रह गया। खैर, प्रोग्राम ख़त्म हुआ और सभी डिनर करने चले गए। मैं उस लड़की के बारे में विनय से जानने के लिए उत्सुक था। जैसे ही विनय मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, कौन थी वो लड़की जो तेरे साथ गाना गा रही थी? विनय ने कहा, यार मुझे नहीं पता, मैं भी उससे पहली बार ही मिला हूँ, पर बहुत ही अच्छा गाना गाती है ना। पता नहीं स्टेज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कहाँ गायब हो गई। मेरी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो नहीं मिली। घर जाने का समय हो गया था। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। जैसे ही सोसाइटी क्लब से बाहर निकल रहे थे कि मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैंने विनय से कहा, वो रही वो लड़की। विनय तो बस जरिया था उससे बात करने का, और मैं उसके पास गया। विनय ने कहा, आपकी आवाज़ में तो जादू है, आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया। उस लड़की ने कहा, जी थैंक्स, आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वैसे ये आपका प्रोफेशन है या शौक़? विनय ने कहा, जी मेरा शौक़ है, प्रोफेशन नहीं। और आपका? लड़की ने कहा, जी मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ये तो मेरा शौक़ है, इसलिए बस कभी कभार जब मौका मिल जाए तो किसी प्रोग्राम में गाना गा लेती हूँ। मैंने विनय को कोनी मारी तो वो समझ गया और बोला, ये मेरा दोस्त है आकाश। मैंने कहा, हाय, इतनी बातें कर ली विनय, पर तुमने नाम तो पूछी ही नहीं। जी आपका नाम? लड़की ने कहा, मेरा नाम माला है। मैंने कहा, आपकी तरह आपका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है। आपकी आवाज़ में एक जादू है जो हर किसी को दीवाना बना दे। ये सुन वो मुस्कुरा दी और बोली, ये बारिश भी रुक ही नहीं रही, ऊपर से फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा जो मैं कैब बुक कर सकूं। ये सुन मैंने कहा, आपको कहाँ जाना है? हम आपको छोड़ देंगे। माला ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा, इसमें तकलीफ़ कैसी, चलिए हम छोड़ देंगे आपको। विनय ने भी कहा। हम दोनों के बार बार कहने पर वो हमारे साथ कार में बैठ गई। हम सब ने बहुत बातें की, फिर मैंने उसके घर के बाहर छोड़ दिया। इसी बहाने मुझे उसका घर पता चल गया था। न जाने क्या जादू था उसमें, मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। दिन में कई बार उसके घर के सामने से गुजरता कि काश उसकी एक झलक देखने को मिल जाए, और बहुत कम होता कि कभी मैं उसे देख पाता। शायद किस्मत भी हमें मिलाना चाहती थी। शादियों का सीज़न शुरू होने वाला था। भैया ने मुझसे कहा, छोटे थोड़ा हाथ बटा,
दुकान आ जाना। देख शादियों का सीज़न है, दोनों दुकानों पर बहुत भीड़ रहती है, ऐसे में तेरी मदद लगेगी। तुम्हें तो पता ही है बड़े बाज़ार में पापा की 2 नामी दुकानें हैं, एक तो ज्वेलरी की और दूसरी साड़ी की। भैया साड़ी की दुकान का काम संभाल रहे थे और मैं पापा के ज्वेलरी की। अचानक से मुझे माला दुकान में दिखाई दी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था वो वही है। मैं उसे देख उसके पास गया और वह मुझे देख हैरानी से बोली, कॉलेज के बाद तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हो? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर मैं उसे कान के टॉप्स दिखाने लगा। उसके साथ उसकी मम्मी भी आई थी। कुछ देर बाद मेरी दुकान में काम करने वाले शंभू ने कहा, भैया आपको सेठ जी बुला रहे हैं। मैं उठ चला गया। पापा को कुछ काम था तो वो मुझे कैश काउंटर पर बैठाकर चले गए। फिर वो जब मुझे रुपए देने आई तो मुझसे बोली, सॉरी मुझे पता नहीं था ये दुकान तुम्हारी है, मैं तो तुम्हें सेल्समैन समझ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसे डिज़ाइन पसंद नहीं आई थी तो उसने टॉप्स कैटलॉग में से देख ऑर्डर देकर बनने को दे दिए। बस यही मौका था। मैंने उससे कह दिया कि जैसे ही टॉप्स रेडी हो जाएंगे मैं घर आकर दे जाऊंगा। 2 दिन बाद ही मैं उसे उसके घर टॉप्स देने चला गया। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं सोफ़े पर बैठ गया। उसने टॉप्स देखे और बोली, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना, रुको मैं पहन कर दिखाती हूँ। उसने वो टॉप्स पहने। मैं उसे निहारे जा रहा था। वो एक मध्यम परिवार से थी। उसके घर में उसकी माँ, पिताजी और बहन रहते थे। उसने बातों बातों में जानकारी दी। उसके पिता मामूली से क्लर्क थे। उसके बाद हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। बातों का सिलसिला चल पड़ा, मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और धीरे धीरे हम करीब आ गए। एक दिन बातों बातों में उसने मुझसे पूछा, आकाश तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पिता का अच्छा खासा कारोबार है, तुम उसे क्यों नहीं संभालते? मैंने कहा, जिस तरह तुम्हें गाने का शौक़ है उसी तरह मुझे पढ़ने का है, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माला ने कहा, हाँ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और तुम्हें नहीं लगता तुम ये सब कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी के बिजनेस में तुम्हारा भी तो हिस्सा है और हक है। मैं चुप रहा, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पर मुझे माला की बात अच्छी नहीं लगी, पर मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। समय बीतता गया और प्यार गहरा होता गया। एक दिन मैंने माला से कहा, माला मैं तुम्हें सदा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माला ने कहा, तुम जैसा अमीर ख़ानदान का लड़का मेरा जीवन साथी बने, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। देखना मेरे माँ बाप तो तुम्हारे पिताजी का नाम सुनते ही इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे। मैं बहुत खुश था कि माला और मैं सदा के लिए एक हो जाएंगे। बस इस बात का ही डर था, क्या पापा गैर बरादरी की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। पर मैंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर ली। मेरी नौकरी करने से पिताजी बहुत ही नाराज़ थे। इस बात को लेकर कई बार हम दोनों में बहस भी हो चुकी थी। एक बार हम गांव आए, मैं बहुत समय के बाद तुमसे मिला था। पिताजी ने मुझे गांव घुमाने को कहा। बातों बातों में जब मैंने तुम्हें मेरी नौकरी के बारे में बताया तो तुमने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन न करके अपनी खुद की काबिलियत के दम पर कुछ करने का सोचा। जमा जमाया बिजनेस तो तुम कभी भी ज्वाइन कर लोगे, पर अपने दम पर कुछ करोगे तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। संघर्ष और मेहनत करने से इंसान को काम की कदर पता चलती है। आकाश, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। तुमने भी बताया कि तुम एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हो, जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तुम्हारी बातें मेरे अंदर मन को छू गई। वहाँ से आने के बाद माला ने मुझे बहुत समझाया कि तुम अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें नाराज़ करना ठीक नहीं। माला मुझसे नाराज़ रहने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने भी सोचा पिताजी और माला को नाराज़ करना ठीक नहीं। मैंने नौकरी छोड़ पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पर मन ही मन कहीं ना कहीं तुम्हारी कई बातें सोचने लगता।
गांव से आने के कुछ दिन बाद पिताजी ने मुझसे पूछा, तुम्हें वैभवी कैसी लगती है? मैंने कहा, अच्छी लड़की है, बहुत ही साफ और सुलझी हुई। पिताजी ने कहा, मैं जानता था तुम्हें वैभवी अच्छी लगेगी। मैंने उसके पिता से तुम्हारी शादी की बात कर ली है। मैं ये सुन परेशान और हैरान था। मैंने कहा, ऐसे कैसे आपने बात कर ली मुझसे बिना पूछे, मेरी मर्जी के? मेरी माँ ने कहा, अरे इसमें क्या मर्जी जानना, परिवार देखा वाला है, वैभवी को भी बचपन से जानते हैं हम, तो फिर इसमें क्या पूछना। मैं आगे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका और उठकर कमरे से चला गया। कुछ देर बाद माँ मेरे कमरे में आई और बोली, क्या बात है, क्या तुझे वैभवी पसंद नहीं? मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, वैभवी भी बहुत अच्छी है, पर माँ मैं माला को प्यार करता हूँ। और माँ को मैंने माला के बारे में सब बता दिया। माँ ने कहा, ये सपना देखना छोड़ दे, ज़मीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते, तेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। मैंने कहा, माँ क्या पिताजी के लिए मैं अपना प्रेम त्याग दूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तभी पिताजी की आवाज़ आई, देख आकाश, शादी ब्याह जीवन भर का रिश्ता होता है और यदि इसमें जरी सी भी गलती हो जाती है ना, तो जीवन भर पछताना पड़ता है। तेरे भाई ने भी प्रेम किया था नेहा नाम की लड़की से, फिर क्या हुआ? मेरे समझाने पर वो समझ गया और रूपा से शादी कर ली। देख आज वो कितना खुश है उसके साथ। मैंने कहा, पिताजी वो शादी उन्होंने आपके समझाने के कारण नहीं की थी, आपके डर के कारण की थी और वे आपके आगे झुक गए थे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पिताजी ने कहा, वैभवी कितनी गुणी और संस्कारी पढ़ी लिखी है, स्कूल में नौकरी करती है, तेरी पत्नी बनने के योग्य है। मैंने कहा, माला भी बहुत खूबसूरत है, बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, संस्कारी है और तो और गाना भी बहुत अच्छा गाती है। आप एक बार माला से मिल तो लीजिए। पिताजी ने कहा, ठीक है तो बुलाओ माला को घर, सिर्फ एक बार तेरी खातिर उससे मिल लेता हूँ। अगले ही दिन मैं माला को मिलने घर लाया। भाभी भैया माँ पिताजी ने उससे बहुत देर बातें की। कुछ देर बाद माला चली गई। उसके जाते ही पिताजी ने कहा, मुझे वो लड़की ज़रा भी पसंद नहीं। मैंने यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, दावे से कह सकता हूँ वो लड़की तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्रेम करती है। मैं ये सुन भड़क गया और बोला, आप तो यही कहेंगे ना, क्योंकि आपको तो माला पहले से ही पसंद नहीं थी और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पिताजी, मन, आत्मा और प्रेम भी मायने रखता है और मेरे प्राण सिर्फ और सिर्फ मेरी माला में ही बसे हैं। और आपको इतना ही अपने नाम और पैसों का घमंड है ना, तो आज अभी इसी समय मैं घर, नाम, पैसा सब त्याग करता हूँ। देख लेना, मेरी माला को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे उतना ही प्रेम करेंगी जितना वो आज करती हैं। मैंने गुस्से से सारे कपड़े बैग में भरे और निकल गया। घर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ। मैंने विनय के पास जाने का सोचा, वो अकेला ही किराए के घर में रहता था। टैक्सी पकड़ उसके पास पहुंच गया। उसने भी सब जान यही कहा, तूने अच्छा नहीं किया आकाश, उस लड़की की खातिर अपने माता पिता जिन्होंने तुझे नाजों से पाला था उनका दिल तोड़ दिया। तुम घर में रहकर भी उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते थे। तुम्हारा घर छोड़ने का निर्णय सही नहीं है। मैंने कहा, बस यार, पहले ही दिमाग ख़राब है, अब तू और लेक्चर मत दे। पिताजी को ऐसे ही बात समझ आएगी जब मैं उनसे घर से सबसे दूर रहूँगा। विनय ने पूछा, अब तू क्या करेगा? मैंने कहा, कोई नहीं, फिर से कोई नई नौकरी ढूंढूंगा। पिताजी मेरे नौकरी करने से कितना नाराज़ हुए थे। माला ने पिताजी की भावनाओं का कितना ख्याल रखा। उसने मुझे कितना समझाया कि पिताजी का दिल मत दुखाओ, नौकरी छोड़ बिजनेस ज्वाइन कर लो, और मैंने उसकी बात मानी। पिताजी को खुश करने के लिए नौकरी तक छोड़ दी और पिताजी हैं माला को समझने को तैयार ही नहीं है। मैं फिर से नई नौकरी ढूंढ लूँगा। शाम को मैं माला से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गया और हम गार्डन में बैठे बातें करने लगे। जब मैंने उसे अपने घर छोड़ने की बात बताई तो वो नाराज़ हो गई और बोली, तुम्हें इस तरह गुस्से में घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक न एक दिन वे ज़रूर बात मान जाते। मैंने कहा, नहीं मानते, भैया के
समय भी नहीं माने थे और भैया को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। और मैं किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। माला ने कहा, जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने मेरे कारण अपने घर वालों को छोड़ दिया तो लोग मुझे ही बुरा समझेंगे कि मैंने एक परिवार को तोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मैं जानता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। माला ने पूछा, अब आगे क्या करेंगे? मैंने कहा, फिर से नई नौकरी ढूंढ लूँगा और क्या, देखना जल्द ही नई नौकरी मिल जाएगी और फिर हम शादी भी कर लेंगे। 15 दिनों में ही मुझे नौकरी मिल गई। कुछ दिनों के बाद मैंने विनय का फ्लैट छोड़ खुद का फ्लैट किराए पर ले लिया। मैं बहुत ही खुश था। 2 महीने बीत गए, ना तो मैंने घर पर किसी से बात की और ना ही किसी ने मुझसे। माला मुझे बार बार समझाती, घर जाने को कहती, उनसे बातें करने को कहती, पर मैं नहीं मानता। मैं अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। एक दिन बड़े भैया का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि पिताजी का हार्ट अटैक आ गया है और वे आईसीयू में हैं। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। वहाँ सब चिंतित बैठे हुए थे। माँ मुझे देखकर रोने लगी। कुछ देर बाद पिताजी को होश आया। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, काश तू घर लौट आ, तेरे बिना सब घर में बहुत उदास हैं। तेरी माँ तुझे याद कर बहुत ही रोती है। मैं तेरी शादी माला से करने को राजी हूँ, बस तू घर आ जा बेटा। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यूँ घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन दिनों माला अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। मैंने माला को कुछ नहीं बताया और सोचा जब वो वापस आ जाएगी तो उसे एक खुशखबरी दूंगा। 15 दिन काटे नहीं कट रहे थे। माला बहुत ही व्यस्त हो गई थी, ना ज़्यादा बात करती ना ही मैसेज का जवाब करती। माला 15 दिन के बाद वापस लौट आई। मैंने सोचा उसे उसके ऑफिस जाकर सरप्राइज़ दूंगा। मैं उससे मिलने ऑफिस गया और मुझे देख उसे खुशी नहीं हुई और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ी, मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती हूँ आकाश। मैंने कहा, ये क्या मजाक है? माला, ऐसा मजाक मत करो। उसने कहा, ये कोई मजाक नहीं है। देखो आकाश, हर लड़की का एक ख्वाब होता है, उसका पति अमीर हो, उसके हर ख्वाहिश को पूरा करे, वो महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमे, महंगे होटलों में खाना खाए। पर तुम्हारी इतनी कम सैलरी में मेरे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ना तुम खुश रहोगे और ना ही मैंने सदा एक अमीर लड़के से शादी करने का ही सपना देखा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, अपने घर लौट जाओ, अपने पिता का कारोबार संभालो और उन्हें शादी के लिए मनाओ, पर तुम नहीं माने, इसलिए मजबूरन मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। मैंने कहा, ऐसा मत करो माला, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। माला ने कहा, ख्वाहिशों को तो पूरा करने के लिए प्यार नहीं, धन दौलत चाहिए, इसलिए मुझे माफ़ करना, हमारा साथ यहीं तक का ही था। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझसे नहीं मेरे धन दौलत से प्रेम था। उसने कहा, जो मर्जी हो तुम वो समझ लो। ये सब कहकर माला वहाँ से चली गई। मैं बहुत देर तक भूत बने वहाँ बैठा रहा। मेरी उदासी और माला की कही बातें घर वालों से छिप ना सकी और उन्हें मैंने सब बता दिया। सबकी सद्भावना और प्यार मेरे साथ था। जब मुझे यकीन हो गया था कि पिताजी ने सच्ची कहा था, माला ने मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार किया और पिताजी ने मेरी हालत को देख मेरी शादी तुमसे करने का फ़ैसला ले लिया। मैं पिताजी का और अब दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी भावनाओं का मान रख हाँ कह दिया। पर शादी से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर माँ ने कसम देकर कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब आकाश, एक नई शुरुआत कर वैभवी के साथ। वो बहुत अच्छी लड़की है और यदि उसने शादी से इनकार कर दिया तो मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें छुआ तो मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं इस रिश्ते की नींव झूठ से नहीं रखना चाहता हूँ। वैभवी, मुझे माफ़ कर दो। आज हमारी सौगात थी और तुम्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। वैभवी ने कहा, जानते हैं आप, मैंने आपको बचपन से चाहा। जब भी मैं मंदिर जाती भगवान से यही मांगती कि मुझे जीवन साथी के रूप में आप मिले। अतीत सबका होता है, बस अंतर है ये है
कोई छुपा लेता है और कोई बता देता है। जैसे आपने बताया, मुझे खुशी है कि आपने मुझे सब बताया, मुझसे झूठ नहीं कहा कुछ भी। और रही बात माला की, तो जानते हैं मैं सगाई के बाद ही माला की और आपके बारे में सब जान गई थी। आकाश ने हैरानी से वैभवी को देखा। वैभवी ने कहा, हाँ, उस दिन मैं आपकी भाभी के साथ बाजार गई थी। वहाँ मॉल में माला ने भाभी को देखा और वो उनके पास आई और पूछा, कैसी हैं आप? भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माला ने कहा, सुना है आकाश किसी गांव की लड़की से शादी कर रहा है। अच्छा है, उसके लिए ऐसी लड़की ही अच्छी रहेगी। ये सुन मैंने कहा, वो गांव की लड़की मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? ये सुन माला ने हंसते हुए कहा, मैं उसका कभी प्यार हुआ करती थी और फिर वो किसी रईस आदमी का हाथ थाम चली गई। मुझे सब जानकर बहुत ही गुस्सा आया, पर भाभी ने मुझे सब सच बता दिया, जिसे जानने के बाद लगा कि माला जैसी लड़की आपके प्यार के काबिल नहीं। मुझे आपसे सहानुभूति होने लगी, पर मैं भी आपको बहुत चाहती थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने माँ बाबूजी से भी नहीं कहा। मैंने सोचा शादी के बाद प्यार तो हो ही जाएगा, पर शादी में आपके अजीब व्यवहार को थोड़ा देखकर डर गई थी। पर आपकी बातें और आपके सच बताने से मेरा मन आपके लिए और प्यार से भर गया है। मैं चाहती हूँ हम नए रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करें। आकाश ने कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। और हाँ, आप नहीं, अब उसे तुम कहो। ये सुन वैभवी मुस्कुराती और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और कुछ ही महीनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों बहुत खुश थे। उधर माला ने अपने ऑफिस के बॉस को रिझा लिया था। बॉस बहुत ही पैसे वाला इंसान था। माला उसकी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार थी। बॉस ने माला से शादी भी कर ली, पर माला को अपनी उम्र से दुगने आदमी से शादी करने का दुख मन ही मन था, क्योंकि उसने ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही वो सभी सुख जो अपनी उम्र के पुरुष से शादी करने पर मिल पाते हैं। माला का तन मन जब तक आकाश के साथ बिताए पलों को याद कर दुख जाता था। आज पैसा था, सारे ऐशो आराम थे, पर आत्मिक शांति और सुख नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास था। सच्चे प्यार को ठुकरा कर उसने सही नहीं किया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जिससे कोई शिक्षा मिलती हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।